अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक बहुत बेसिक मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिमांड और सप्लाई या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डिमांड और सप्लाई या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बनता है, कैसे बनता है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको एक इसमें प्रो टिप भी दूंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग की जर्नी को मल्टीफोल्ड इम्प्रूव करें। तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के उसमें एक मैनी फोल्ड इंक्रीज आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि किसी भी मार्केट में होता है कि डिमांड और सप्लाई पे ही मार्केट में प्राइसेस डिसाइड होती हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स होते हैं। तो जहाँ पे किसी भी स्टॉक की डिमांड ज़्यादा हो जिस प्राइस पे, वहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन जाता है, और जहाँ पे किसी भी स्टॉक की सप्लाई ज़्यादा हो या उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो बेचने वाले ज़्यादा हो, तो वहाँ पे एक सप्लाई जोन बन जाता है। तो इस बेसिक प्रिंसिपल को ही हम आगे लेके चलेंगे और यही क्रक्स है जिसके बेसिस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्राइस बनती है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये वैल्यू जोन्स, ये डिमांड या सप्लाई जोन्स किस बेसिस पे बनते हैं। तो होता यह है कि जनरली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो FIIs हैं, जो DIIs हैं, बैंक्स हैं और इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अपने रिसर्च हाउसेस होते हैं जो कि मुख्तलिफ स्टॉक्स के ऊपर अपनी रिसर्चेस प्रिपेयर करते हैं और उनके तमाम पैरामीटर्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस वगैरह को देख करके अपनी एक वैल्यूएशन स्टॉक को लेकर के निकालते हैं और उसके बेसिस पे वो एक स्टॉक की फेयर वैल्यू या वैल्यू बाइंग प्राइस निकालते हैं, जिसके बेसिस पे एक इनिशियल डिमांड जोन क्रिएट होता है। और एक बार जब ये डिमांड जोन क्रिएट होता है तो इन स्टॉक्स, इन FIIs की, इन DIIs की, ये जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं, इनकी कोशिश यही रहती है कि ये जब भी स्टॉक में एंटर करें वो उसको इसी वैल्यू जोन के आसपास ख़रीदें। तो उनका एक सेल का भी टारगेट होता है जहाँ पे उनको लगता है कि अब उनका जो किसी स्टॉक पे जो उनका वैल्यूएशन है या किसी स्टॉक पे जो उनका टारगेट है वो अचीव हो गया है, तो वो स्टॉक को उस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट कर देते हैं। तो वो एक सप्लाई जोन बन जाता है। तो ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो कि डिमांड या सप्लाई किसी भी स्टॉक की क्रिएट करता है। यहाँ ये बात ज़रूर हमारे समझने वाली है कि जो मार्केट मेकर्स हैं, जो FIIs हैं, DIIs हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास इतना पैसा होता है कि ये किसी भी स्टॉक को ख़रीदते या बेचते हैं और उससे एक बहुत ही लार्ज डिमांड या सप्लाई जोन क्रिएट कर सकते हैं। ये क़ुव्वत हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स में नहीं होती। हमारे पास इतना अतः पैसा नहीं है कि हम इतनी बड़ी डिमांड या सप्लाई क्रिएट करें। तो इसलिए ये जो डिमांड या सप्लाई जोन्स बनते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसको क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्टडीज़ ऑफ द स्टॉक्स एंड द कंपनीज एंड देयर वैल्यूएशन प्रोजेक्शंस। अलावा इन इंस्टीट्यूशनल जोन्स के प्राइसेस जब मूव करती हैं तो उनमें कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे प्राइसेस के सपोर्ट या रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं या क्रिएट होते हैं। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट है कि मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे। तो अक्सर स्टॉक्स में हमने ये देखा है कि स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं वो मुख्तलिफ मूविंग एवरेजेस के आसपास मूव करती हैं या उन पे रेजिस्टेंस खाती हैं या उन पे सपोर्ट लेती हैं। जो बहुत कॉमन मूविंग एवरेजेस हैं उसमें है 50 DMA, 150 DMA और 200 डेली मूविंग एवरेजेस। ये बहुत ही कॉमन एवरेजेस हैं जिनके आसपास स्टॉक की प्राइसेस मूव करती हैं, जहाँ पे या तो रेजिस्टेंस लेती हैं या इन एवरेजेस के आसपास प्राइसेस सपोर्ट फाइंड करती हैं। यहाँ एक बात ज़रूर ख्याल रखने वाली है कि हर स्टॉक का एक मुख्तलिफ मूविंग एवरेज होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टॉक 50, 150 या 200 DMA के आसपास ही मूव करें। अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग मूविंग एवरेजेस होती हैं जिन पर वो मूव करते हैं। अलावा इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो किसी ऐसी जगह पे भी क्रिएट हो जाता है जहाँ पे इन द पास्ट कोई बड़ा मेजर इवेंट हुआ हो, कोई इकॉनमी में ऐसा कोई इवेंट हुआ हो या कंपनी ने कुछ बड़ा मेजर कुछ ऐसा डिसीजन लिया हो जहाँ से प्राइसेस मूव की हों या मूव डाउन की हों या ऐसा कोई गैप अप आया हो। तो इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे भी एक डिमांड या सप्लाई जोन बनता है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द शेयर प्राइस। अलावा इसके साइकोलॉजिकल रेंजेस भी होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें राउंड फिगर नंबर्स हैं, जैसे कि निफ्टी ने 19,000 क्रॉस किया तो वो एक साइकोलॉजिकल रेंज बन गया और वहीं पे स्टॉक प्राइस नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो वो एक डिमांड जोन बन जाएगा या वो एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहाँ पे प्राइस थोड़ी देर ठहरेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे कि डिमांड और सप्लाई जोन्स क्रिएट होते हैं और वो इन जोन्स के आसपास एक ट्रेडिंग बायस बनाते हैं जिसके बेसिस पे कि हम अपना डिसीजन लेते हैं कि अगर कोई स्टॉक प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है तो वहाँ से हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ से प्राइस या तो ऊपर जाएगा या यहाँ से वो प्राइस मूव करके नीचे आएगा।
तो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन्स हमें हेल्प करते हैं एंटिसिपेट करने का कि आइंदा प्राइसेस का मूवमेंट किस डायरेक्शन में रहेगा। आइए इसे कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो अगर हम ये अजंता फार्मा की प्राइस मूवमेंट को देखें तो हम ये पाते हैं कि जब ये स्टॉक 1700 से नीचे के लेवल पे मुसलसल यहाँ पे एक ये डिमांड जोन क्रिएट करता है जहाँ पे कि प्राइस बार बार जा कर के रिबाउंड करती है। और इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि जब ये स्टॉक 1800 की प्राइस रेंज को पहुंचता है तो वहाँ से बार बार ये रेजिस्टेंस खा करके प्राइसेस वापस मूव नीचे आती हैं। और फाइनली ये स्टॉक अगस्त से लेकर के नवंबर तक इस जोन के बीच में ही रहता है और फाइनली ये स्टॉक अराउंड नवंबर इस जोन को ब्रेकआउट करके इस चैनल से बाहर निकलता है। आइए एक और एग्जांपल को देखते हैं। यह है वीआईपी इंडस्ट्रीज। इसमें इस स्टॉक में हम ये पाते हैं कि ये स्टॉक ये 510 515 के लेवल पे ये मुसलसल रेजिस्टेंस खाता है। कई दफ़ा प्राइसेस यहाँ आकर के रिबाउंड करती हैं और फाइनली ये यहाँ से ब्रेक डाउन लेकर के नीचे जाता है। फिर ये एक तीसरा एग्जांपल है क्यूमिंस इंडिया का, जहाँ पे कि हम ये देखते हैं कि स्टॉक प्राइसेस ने कितनी स्मूथली जो मूविंग एवरेज है, ये रेड लाइन जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज है, इसको रिस्पेक्ट किया है और हर दफ़ा प्राइसेस इस लाइन पे आकर के रिबाउंड की है और इस प्राइस को इस लाइन को इस स्टॉक की प्राइसेस ने रिस्पेक्ट किया है। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें दो पॉइंट्स के बीच में और यहाँ पे हम ये पाते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को भी काफ़ी रिस्पेक्ट किया है और जब इस लाइन से वो टकराई है प्राइस, यहाँ से वो रिबाउंड की है। तो इस तरह से भी हम डिमांड और सप्लाई या सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। तो जब भी किसी स्टॉक का प्राइस मल्टी टाइम फ्रेम यानी कि डेली, वीकली या मंथली इस तरह के टाइम फ्रेम्स पे अगर वो कोइंसाइड करता है तो ऐसे जो जोन्स बनते हैं, सप्लाई जोन्स या डिमांड जोन्स या सपोर्ट जोन्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस तरह के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आकर के प्राइसेस जनरली एक रिवर्स मूव देती हैं। तो आइए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है मारुति सुजुकी का स्टॉक। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको ये मिलता है कि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे ये एक डिमांड जोन क्रिएट करता है जहाँ से कि हम पाते हैं कि प्राइस ने कई दफ़ा आकर के यहाँ से रिबाउंड किया। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहता चलूँ कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं होती बल्कि एक प्राइस जोन होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक कोई प्राइस होगी 6320, बल्कि एक जोन होगा जो कि प्राइस उसी रेंज में फ्लिकर करेगी। उसी तरह से अगर हम ऊपर भी देखें अपवर्ड्स में तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट जोन मिलता है जहाँ से कि प्राइस ने आकर के कई दफ़ा यहाँ से प्राइस ने रिबाउंड किया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम से अगर हम चेंज करके इसको हम वीकली कर देते हैं तो आइए देखते हैं कि क्या ये रेप्लिकेट होता है वीक में भी ये जोन्स। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि जब हम इसको वीकली पे करते हैं तो ये सेम जोन्स को ये ऑनर करता है। ये अब वीकली चार्ट है और यहाँ पे हम वही चीज़ पाते हैं कि यहाँ पे भी अगेन वही जोन्स हैं जिनको ये ऑनर कर रहा है, चाहे वो डिमांड जोन्स हो चाहे वो सपोर्ट जोन्स हो, रेजिस्टेंस हो। इसी तरह से अगर इसको हम मंथली टाइम जोन्स में करके देखें तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि ये जोन्स मंथली बेसिस पे भी प्राइसेस ने इसको ऑनर किया है। जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन है इसको प्राइसेस ने ऑनर किया है। तो इस तरह के जो जोन्स बनते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं जहाँ से कि प्राइसेस इनको लाजमन या मोर ऑफन देन नॉट इस तरह के जोन्स को प्राइसेस ऑनर करती हैं। और हम फिर यहाँ पे पाते हैं कि ये जो जोन्स थे इसको प्राइस ने 2018 का जो जोन था उसको प्राइस ने इवन 2022 4 साल बाद भी इस डिमांड जोन को ऑनर किया। और एक बार जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया ये एक सपोर्ट जोन बन गया। तो यहाँ पे एक एस आर फ्लिप लेवल बन गया जहाँ पे जो रेजिस्टेंस था अब वो एक सपोर्ट जोन बन गया। तो अगर हम इस चीज़ को, इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अपने चार्ट्स में देखें, समझें और इनको परख के इनको अंडरस्टैंड, इनको आइडेंटिफाई कर सकें तो हमारी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसमें एक ईज़ आएगी, उसमें एक बहुत स्मूथनेस आएगी और हम एंट्रीज को अपनी और आसानी से प्लान कर सकते हैं। दिस कैन इवन वर्क वेल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक्स कि हम यहाँ इस प्राइस के मूवमेंट पे स्टेज एनालिसिस, डिमांड सप्लाई जोन्स को समझ करके अपना जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर हम कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे लेना चाहते हैं लेकिन हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मे भी हम कुछ वक्त इंतज़ार करेंगे कि जब तक वो इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ना चला जाए हम स्टॉक में एंटर नहीं करेंगे।
क्योंकि चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हमें इस बात की ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टॉक 7,800 की प्राइस से गिर कर मे भी यहाँ 6,500 की प्राइस रेंज पे आएगा। तो वो एक बेहतर जोन हो सकता है हमारे लिए उसको परचेज करने का। तो इस तरह से हम सपोर्ट जोन्स और डिमांड जोन्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स या अपनी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करके अपनी एंट्रीज को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इस डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपके कोई सजेशंस हो तो उसे भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इजाज़त, अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सलाम अलैकुम।